संविधान का वैश्विक इतिहास ना बहुत पुराना है। 1600 ईस्वी में सैन मरीनो का संविधान बना। उसके बाद आप देख सकते हो कि 1788 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान बना, 1791 में पोलैंड का संविधान बना और 1814 में बना नॉर्वे का संविधान। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सारे संविधान तो फिर भी मैंने आपसे 1600 ईस्वी की बात की है। संविधान का वैश्विक इतिहास शुरू होता है 1215 क्या बोल रही हूं यार मैं, कमेंट में आपका ध्यान चला गया है। 1215 मतलब 1215 से। 1215 में क्या हुआ था? 1215 में जो लोग हैं वो जो राजा है उसकी तानाशाही से तंग आ गए थे और उन्होंने राजा से क्या बोला, बैठ इधर और लिख के दे, हमारे यहाँ पे जो जो कानून फॉलो होंगे भाई तू लिख के दे। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड के राजा थे ना, किंग जॉन, उनने लिख के दिया। तो अब क्या हुआ, दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ आया कि भाई लोगों ने राजा से अपने अधिकार मांग लिए। तो कहीं ना कहीं संविधान की शुरुआत इसी से मानी जाती है। इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में जो आचार्य वगैरह होते हैं ना, जैसे चाणक्य जी, चंद्रगुप्त जी को बताते थे, तो जो धर्म गुरु हैं वो राजा को बताते थे कि क्या करना, जैसे अमात्य, जैसे कि धार्मिक गुरु। और उसके बाद धर्म और राजा अलग हो गए। फिर जब राजा अलग हो गए ना, तो राजा जो कहता था वही संविधान था। राजा ने कह दिया तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा, तो जला दिया जाएगा। राजा ने कह दिया तुम समुद्र में खड़े रहोगे, तो खड़े रहोगे। तो तब क्या होता था, रेस इज लेक्स। रेस इज लेक्स मतलब रेक्स यानी राजा, लेक्स मतलब संविधान, मतलब कि राजा ही संविधान है। लेकिन समय के साथ स्थिति बदली और स्थिति बदलने के साथ हमने क्या किया, हमने अब यह मानना शुरू कर दिया कि संविधान ही राजा है। आधुनिक युग में लेक्स इज रेक्स मतलब संविधान ही राजा है। आज भारत का राजा कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नहीं, हमारे राष्ट्रपति नहीं। हमारे राष्ट्रपति चाहे और कहें कि आज मेरा मूड हो रहा है 10 लोगों का जरा सर काट दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का हर प्रतिनिधि संविधान से बंधा हुआ है। आज हमारा राजा कौन है? आज हमारा राजा है वो किताब, हमारा संविधान। ठीक है, आज हमारा राजा कौन है? आज हमारा राजा है ये हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कई बार आपके मन में ना सवाल आता है, मैडम ये बुक कहाँ रखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अभी आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रही है। इसकी एक रियल कॉपी रखी हुई है संसद में, और आपको पता है इसी की एक कॉपी लबासना में भी रखी हुई है। रियली गाइस, लबासना में ना एक लाइब्रेरी है। आप अगर उस लाइब्रेरी को देखोगे ना, तो उस लाइब्रेरी में भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी रखी हुई है। तो मैं तो बहुत जल्दी चाहती हूँ कि आप लोग लबासना पहुंचो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी देखना। मतलब खोल के नहीं देख पाओगे, बट वो जो कांच का बॉक्स है उसके ऊपर से देखना, ठीक है? और फोटो लेकर मुझे भी भेजना। चलिए, तो ये तो आपने जान लिया कि संविधान कहाँ है, कैसा है। संविधान है क्या? किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम है। ये मौलिक कानून है जो बताता है सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब किसी भी देश को संविधान की जरूरत होती है तो क्यों? किसी भी देश को संविधान की जरूरत होती है बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ लैंड। सारी स्लाइड्स हिंदी में है, सिर्फ बीच में 2-3 स्लाइड है जो इंग्लिश में है मजबूरी में, ठीक है? तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड। ये बताता है कि जमीन पे कौन सा कानून लागू होगा। ये नागरिकों का सरकार के साथ एक संबंध स्थापित करता है। ये प्रिंसिपल और गाइडलाइंस देता है हमारी सरकार को, जिससे वो एथिकली रूप से अपना शासन कर सके। ये सरकार की शक्ति को लिमिट करता है, उन्हें असीमित नहीं होने देता। ये लोगों की आशाओं को व्यक्त करता है। इसीलिए किसी भी देश में अगर उसको लोकतांत्रिक बनना है तो संविधान का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपके लिए एक बेसिक इंट्रो। अब हम शुरू करते हैं हमारे लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 से। शुरू करें क्या? शुरू करें? तैयार हो? पक्का? 7 बजे तक मुझे झेल पाओगे? चलो, झेलना शुरू करो। तो हम शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। अगर मैं आपसे बात करती हूं हमारे भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं देखनी है,
संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखनी है। सवाल उठता है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो हम आज का संविधान पढ़े ना, क्यों जाए भाई हम 1773 में, काहे पढ़े उस पिट्स इंडिया एक्ट को। उसे इसीलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब हम अपनी पुरानी स्थिति को देखते हैं तभी हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझ पाते हैं। अभी आप समझेंगे कि आज राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश देने की शक्ति है वो कहां से आई। हम लोग ये देखते हैं कि हमने अपना संविधान बनाया तो आखिर कौन सी चीजों से सीख के बनाया, हमारे ऊपर इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले हम लोग किस तरीके से रहा करते थे जो अब यहाँ पे रहते हैं। मतलब आप लोगों को ये मालूम है कि आज आप ऑनलाइन पढ़ते हो, लेकिन इसके लिए ये पता होना जरूरी है कि इससे पहले स्कूलों में जाकर किताबों से भी पढ़ा जाता था भाई, वो भी कोई जमाना था। तो वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना 1950 में, उस 1950 से पहले हमारे भारत पे क्या गुजरी थी, संविधान के नाम पे, कानून के नाम पे हमारे भारत ने क्या क्या सहन किया था। तो इसी को हम कहते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम देखना चाहते हैं कि संविधान का इतिहास कैसा था, तो हम ये पता करते हैं कि संविधान के इतिहास को बनाया किसने था। इस संविधान के इतिहास को बनाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? अंग्रेजों ने इसीलिए बनाया था क्योंकि, हाँ जी अपूर्वा प्लस पे भी कर दूंगी, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1600 ईस्वी में हमारे देश में ये अंग्रेज आ गए थे। ठीक है, 1600 ईस्वी में हमारे देश में अंग्रेज आ गए थे। जब अंग्रेज आ गए थे उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी कंपनी में भ्रष्टाचारी शुरू हुई, तो इन्होंने कुछ अधिनियम लाना शुरू किया। और जब इन्होंने, अभी एक एक एक्ट को ध्यान से देखेंगे, जब एक एक करके इन्होंने अधिनियम लाना शुरू किया तो उसका मकसद क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना। तो इन्होंने लाए रेगुलेटिंग एक्ट। अब भाई इनका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है? रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए है क्योंकि ये रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि ये नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। तो पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का, उसके बाद आया 1784 का, फिर 1813 का, और इसके बाद आने शुरू हुए चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम आया, 1853 का चार्टर अधिनियम आया, और 1858 से आने लगे भारत शासन अधिनियम, फिर आए भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद आया मार्ले मिंटो एक्ट, और फिर आपको दिखाई दिया 1935 का एक्ट, और 1947 में भारत की आजादी का एक्ट। तो ये जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है आप इसे देख सकते हैं। तो अब इस टाइमलाइन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो अंग्रेज है इनका आगमन हमारे भारत में हुआ, तो वो आपकी हिस्ट्री का पार्ट है। बाकी ये सब भी मॉडर्न हिस्ट्री है, पर हम इसको पॉलिटिकली नजरिए से अब देखते हैं। तो इनके आने के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसका शासन भारत पे चल रहा था। 100-125 साल तक इनका शासन चला, लेकिन 1773 आने तक, मतलब कि 1773 में इनका ये जो कंपनी है ना, इसमें बहुत भ्रष्टाचारी फैल गई। तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि अरे भैया तुम्हें पैसे कमाने को भेजा था, तुम तो खुद ही भ्रष्टाचारी करके खाने लगे। मतलब इनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि भारत के साथ भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, करो, तुम्हें तो उनके साथ गलत करने के लिए भेजा ही है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी करके पैसा खा रहे हो कुछ हमें भी तो पहुंचाओ। लेकिन ये कंपनी के लोग नहीं पहुंचा रहे थे, इसलिए 1773 से यहां पर एक्ट बनने शुरू हुए। आप देख सकते हैं कि 1773 से 1853 तक क्या हुआ, कंपनी का शासन चला, और 1857 की क्रांति के बाद क्या चला, ताज का शासन चला। तो आप देख सकते हो कि हुआ क्या, हुआ ये कि हमें कंपनी का शासन और ताज का शासन ये दोनों पढ़ना है। हम पहले पढ़ेंगे कंपनी का शासन और उसके बाद पढ़ेंगे ताज का शासन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ माइंड मैप्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है? बीच बीच में मुझे बताते जाना, बड़ी मेहनत से बनाए यार तुम लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या बना, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बना रेगुलेटिंग एक्ट। क्या काम किया इसने, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसने भ्रष्टाचारी चालू कर दी थी। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, ये क्या कर रहे थे, यहाँ के लोग मतलब पैसा खा रहे थे यार, और इनकी गवर्नमेंट को बता नहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट को आया गुस्सा और उन्होंने बोला ले बेटा रेगुलेटिंग एक्ट ले।
1773 में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए पहला कदम था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप था। इसके अंतर्गत क्या काम किया गया? इसके अंतर्गत जो अभी तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसे बंगाल का ही क्या बना दिया गया? इसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। जल्दी से बताओ कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना पहला? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कोने में देखो छोटा सा बैठा हुआ है, बड़ा भी है, बड़ा भी है। ये देखो, ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है फोटो में, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स अंकल। तो ये क्या बने? अब बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। इसके अलावा अब क्या हुआ? इसके अलावा भारत में कार्यकारी परिषद बनाई गई भैया, मतलब एक टीम है ये जो क्या करेगी? जो काम करेगी। उसके अलावा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? उच्चतम न्यायालय बनाया गया, हाई कोर्ट बनाया गया। ये जो हाई कोर्ट बनाया गया था, इसके पहले जज कौन थे? लॉर्ड एम्पी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं, उन्हें क्या किया गया? उन्हें यहां पर इस बंगाल के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बंबई के जो सारी सत्ता है वो किसके अधीन आ गई? वो सत्ता आ गई थी आप बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। और क्या किया गया? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। ये लोग उपहार कह के ना रिश्वत लिया करते थे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से कह दिया, ओ बेटा जी, तुमको जितनी तनख्वाह मिल रही है उतनी तनख्वाह खाओ, लेकिन उपहार नहीं लोगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD क्या बनाए गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। 1773 के अधिनियम में क्या बनाए गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। चलिए, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बन गए। अब क्या करें? अब भैया जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज करो। 1773 का जो अधिनियम था, इसमें पहला काम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जो बिल्कुल मजे से अपना भ्रष्टाचार कर रही थी, व्यापार कर रही थी, इसका क्या हुआ? पहली बार इसको रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन है ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। मतलब अब ब्रिटेन की जो सरकार है वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने लगी थी। और आप लोगों को मैंने बाकी सारी चीजें बता दी हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इसके अलावा मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी है वो उसके अधीन चली गई, कार्यकारी परिषद बन गई, 1774 में उच्चतम न्यायालय बन गया, उपहार लेना प्रतिबंधित हो गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन गया। 1773 के एक्ट को क्या हमें एक सक्सेसफुल एक्ट मानना चाहिए? क्या 1773 के एक्ट को हमें सक्सेसफुल एक्ट मानना चाहिए? उत्तर है नहीं। 1773 का जो एक्ट है वो एक सक्सेसफुल एक्ट नहीं था। क्यों नहीं था? ये एक सक्सेसफुल एक्ट इसीलिए नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां रह गई थी। इसमें क्या हो गया था? ये बहुत से काम नहीं कर पाया था। इसके माध्यम से अभी भी भ्रष्टाचारी नहीं रुकी थी। इसके माध्यम से अभी भी जो ब्रिटेन की सत्ता है उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हुआ? हमने इसे एज अ फेलियर माना और 1773 का एक्ट फेल हुआ। इसके लिए 1781 में एक एक्ट आया। 1781 के एक्ट को क्या कहा गया? 1781 के एक्ट को कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये छोटा सा एक्ट है, कई बार आप पढ़ते भी नहीं हो। इसे क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। ये छोटा सा एक्ट था, कोई काम नहीं कर पाया। उसके बाद आए हमारे पिट्स भाई साहब। देखो जरा, ये मेरे साइड में आपको पिट्स अंकल दिख रहे हैं। तो कितने दुबले पतले यार, दुबले पतले तो होंगे ही ना। उन्होंने इतना सारा काम किया और उनका एक्ट भी फेल हो गया, तो बेचारे दुबले दिख रहे हैं। तो 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट ने ना बड़े सारे काम किए। जैसे कि सबसे पहले कंपनी से बोला कि बेटा तुम हो क्या? तुम कंपनी हो बेचने वाली
कि तुम सरकार हो, पहले मेरे को ये बताओ तुम हो क्या, तुम कंपनी हो या भारत की सरकार हो। तो इनसे बोला बेटा अब तुम काम तो दोनों कर रहे हो, तो तुम्हारे दोनों काम को ना हम बांट देंगे, तुम्हारे राजनीतिक काम और तुम्हारे व्यापारिक काम दोनों बांट लो। इनके राजनीतिक काम अब अलग होंगे और इनके वाणिज्यिक काम अब अलग होंगे। 1773 में क्या बनाया था, 1773 में सीओडी बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और 1784 में क्या बनाया, इनके एक और भाई ले आए, ये कौन ले आए, नियंत्रण बोर्ड। इनको नियंत्रित करने के लिए किसको ले आए, इनको नियंत्रित करने के लिए ले आए नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। और क्या शुरू किया, और द्वैध शासन शुरू किया। द्वैध शासन मतलब एक ही कंपनी दोनों काम करेगी, राजनीतिक काम भी करेगी और वाणिज्यिक काम भी करेगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं जी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी शक्ति 3 सदस्यों तक कर दी। गवर्नर जनरल कब बना था, गवर्नर जनरल बना था 1773 के एक्ट में। उसकी जो परिषद है ना, इसकी शक्ति को 3 लोगों तक बढ़ा दिया, कि गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वो कब तक, कितने लोगों तक रहेगी, 3 लोगों तक रहेगी। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप देख सकते हो कि पहली बार कंपनी का जो क्षेत्र है उसको भारत में ब्रिटिश अधिकार का क्षेत्र कहा गया। 1784 में पहली बार कंपनी के क्षेत्र को भारत का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, और पिछली बार क्या किया था, 1773 में मद्रास और बंबई की जो परिषद है उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मद्रास और बंबई में फिर से छोटी छोटी सी परिषद स्थापित कर दी गई। जल्दी से एक बार देखो, एक बार खुद से रीड करो, राजनीतिक और वाणिज्यिक काम अलग हो गए, नियंत्रण बोर्ड अलग हो गया, द्वैध का शासन शुरू हो गया, गवर्नर जनरल की परिषद 3 लोगों तक हो गई, कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिकार का क्षेत्र कहा गया, मद्रास और बंबई में परिषद स्थापित हुई। आया समझ में? चलो भाई फिर आगे चलते हैं। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ आप यहाँ पर आराम से सिंपल फॉर्म में भी देख सकते हैं। मैंने आपके लिए माइंड मैप भी बनाया है और नोट्स भी हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे पढ़ना। उसके बाद 1793 में भी एक्ट आया था। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सीधे जंप करते हो 1833 पे, पर बीच में 2 एक्ट और थे। जैसे कि बीच में एक एक्ट आया था 1793 में, तो 1793 में जो एक्ट आया उसमें आप क्या देख सकते हो, उसमें आप लोग देख सकते हो कि ट्रेड ऑफ मोनोपोली 20 साल तक बढ़ा दी गई। अरे भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको व्यापार करने की अभी तक कैसा मिलता था, अभी इसको व्यापार करने के लिए एक चार्टर मिलता था कि जाओ तुमको 10 साल तक के लिए करना है, तुमको 20 साल तक के लिए करना है। अब क्या किया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर है उसको 20 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। गवर्नर जनरल को और ज्यादा शक्तियां दे दी गई। ठीक है, और क्या किया, अब ये होने लगा कि अभी तक एकाधिकार किसके पास था, अभी तक जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली है, वो किसके पास हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप प्राइवेट लोगों को और कोई छोटी मोटी कंपनी को लाइसेंस दे सकते हो भारत में ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि तुम क्या कर सकते हो, तुम यहां पर क्या कर सकते हो, लाइसेंस दे सकते हो किसी व्यक्ति को या किसी छोटी कंपनी को, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार है उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया, गवर्नर जनरल की ताकत को बढ़ा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि तुम किसी को लाइसेंस दे करके क्या कर सकते हो, तुम किसी को लाइसेंस देके निजी स्तर पे उनको व्यापार करने की सुविधा दे सकते हो। देखो अब आप